हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। आप सभी का स्वागत है इस शोध यात्रा में। पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने डिस्कस किया था प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे, जरूरत पड़ने पर नोट्स लेंगे, तो आपको सारी कंसेप्ट्स क्लियर होंगी। आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है ना, जैसा कि नाम से देखने में आ रहा है क्वासी। क्वासी का मीनिंग होता है रिजेम्बलेंस, रिजेम्बल करना, सिमिलर। सिमिलर किसके सिमिलर? सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, है ना, जो वास्तविक और सही प्रयोगात्मक शोध है उसके जैसे ही होती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि यहाँ पर जो भी हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, वहां पर हम आसानी से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देख सकते हैं। और यहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट को हम जब स्टडी कर रहे हैं तो उसको आसानी से हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कैसी है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जैसी ही होती है, परंतु उसमें कुछ चेंजेस, फर्क होते हैं जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पर रैंडमाइजेशन या आच्छादितकरण की बात जब अपन करते हैं, क्या होती है? अनइथिकल और इम्प्रैक्टिकल हो जाती है ना। क्योंकि जब जो रिसर्चर है उसके लिए प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत ज्यादा वो हर एक पार्टिसिपेंट को, हर एक सब्जेक्ट को वो रैंडमली सिलेक्ट कर सके। ठीक है, ऑफन एम्प्लॉइंग प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स मेकिंग इट कॉमन इन सोशल साइंस एंड फील्ड रिसर्च। इसलिए हम क्या करते हैं कि आपने जो ग्रुप में डिवाइड किया, जो अलग अलग स्कूल ले रहे हैं या अलग समूह ले रहे हैं, उनको तो आपने रैंडमली लिया, परंतु समूह के अंतर्गत जो पार्टिसिपेंट है उनको आप रैंडमली असाइन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना। तो इस तरह की जनरली जो रिसर्चेस होती है सोशल साइंसेस में या फील्ड रिसर्च में यूज की जाती है। आप इसके को देखते हैं कि इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता होती है, जैसे मैंने अभी बात बताई आपको, से डिस्कस किया, नो रैंडमाइजेशन। यहाँ पे यादृच्छिकरण नहीं हो रहा। जो सब्जेक्ट्स है, अलग अलग विषय है, वो रैंडमली सिलेक्ट असाइन नहीं किए जाते ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप के लिए। ठीक है, ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। दूसरा विशेषता होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनिपुलेशन। द रिसर्चर मैनिपुलेट्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। यहाँ पर जो रिसर्चर है वो आसानी से जो स्वतंत्र चर है, वो स्वतंत्र चर को अपने हिसाब से ट्रीटमेंट देने से पहले घटा बढ़ा सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल दैट इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टीचिंग मेथड है। न्यू टीचिंग मेथड को वो यहाँ पर इफेक्ट देखना चाह रहा है कि क्या इफेक्ट होगा स्टूडेंट्स के ऊपर किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर। तो ऐसी स्थिति में क्या किया उसने, वहां पर अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट किया। तीसरी विशेषता, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है कंट्रोल ग्रुप एंड कंपैरिजन। कंट्रोल ग्रुप ऑफन यूजेस अ नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप, है ना। यहाँ पर जो कंट्रोल ग्रुप सीखते हैं कैसे होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। इनिशियली क्या आइडेंटिकली और रिलाई नहीं होते एक जैसे, हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो दैट मीन्स ग्रुप्स आर नॉट इनिशियली आइडेंटिकल और रिलाइज ऑन अ प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंपेरिजन, है ना। तो यहाँ पर हम किस पे विश्वास करके चल सकते हैं कि हम यहाँ पे प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का कंपैरिजन करके ही यहाँ गेन स्कोर को अचीव करते हैं। अगली विशेषता होती है इसमें गोल। इसकी विशेषता अगर अपन देखें, टू एस्टेब्लिश कैजुअलिटी थ्रू विथ लोअर इंटरनल वैलिडिटी एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है ना। तो यहाँ पर काफी हद तक तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जैसी होती ही है ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। परंतु हमको कुछ मामलों में जब हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट को हम रैंडमाइजेशन या छात्रित विधि से नहीं चयन कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि ये इसकी चार मुख्य विशेषताएं होती है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की। हम इसको रैंडमाइज नहीं कर रहे हैं, हम किस प्रकार से इसको कंट्रोल कर रहे हैं।
और आपका इसमें मेन गोल क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कई प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो उसमें मुख्य तौर से अगर आप देखिए कौन कौन सी होती है, टाइम सीरीज डिजाइन, इक्विवेलेंट टाइम सिंगल्स, इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन, इक्विवेलेंट मटेरियल डिजाइन, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, काउंटर बैलेंस्ड डिजाइन, सेपरेट सैंपल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, सेपरेट सैंपल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन। ठीक है, इतने प्रकार की कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है, परंतु यहाँ पर हम आपको पूरा डिटेल में ना जाके मुख्य तौर से तीन प्रकार की जो कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला टाइम सीरीज डिजाइन को देखेंगे, फिर दूसरा इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन को डिस्कस करेंगे, फिर नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं टाइम सीरीज डिजाइन। टाइम सीरीज डिजाइन जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, क्या पता समझ में आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी हमारे पास वेरिएबल है ना, तो मेजरिंग अ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल टाइम बिफोर एंड आफ्टर एंड ट्रीटमेंट। मतलब जो भी आप उपचार दे रहे हैं, उपचार देने के पहले और उपचार देने के बाद आप कई बार उस जो आश्रित चर है उसको बार बार आप उसका मापन करते हैं। ठीक है, मेजरिंग अ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल टाइम बिफोर एंड आफ्टर एंड ट्रीटमेंट सो एज टू स्टडी द पैटर्न और ट्रेंड। किस चीज के लिए कर रहे हैं अपन, बार बार क्यों मेजर करते हैं, ताकि हम किसी भी एक पैटर्न को स्टडी कर पाए या कोई एक ट्रेंड जो चल रहा है वो ट्रेंड कैसा चल रहा है, ठीक है ना, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो आश्रित चर है उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, उस चीज को जांच करने के लिए हम टाइम सीरीज डिजाइन का यूज करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन पूरी बात करती हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल्स आते हैं, वेरिएबल्स आर कंसर्न विथ हाउ दोस इफेक्ट्स आर मैनिफेस्टेड ओवर अ टाइम, है ना। तो वेरिएबल जो हम ले रहे हैं स्वतंत्र चर और आश्रित चर, तो यहाँ पे जो आश्रित चर है उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, बार बार इसका मेजर करके देखते हैं। दिस डिजाइन हैज बीन एडॉप्टेड बाय बिहेवियरल एनालिस्ट फॉर स्टडी ऑफ सिंगल सब्जेक्ट रिस्पॉन्सेज ओवर अ टाइम, है ना। जितने भी व्यवहारवादी शोध करता है, रिसर्चर हैं, वो क्या करते हैं, इस स्टडी को प्रेफर करते हैं कि किसी भी जो आश्रित चर है उस आश्रित चर का क्या एक ट्रेंड चल रहा है, तो बार बार उसको मेजर करते हैं, उपचार देने से पहले और उपचार देने के बाद भी। ठीक है, तो इट इज एडवाइजेबल टू कीप इंटरवल इक्वल। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, जब आप इसको रिपीट कर रहे हैं मेजरमेंट को, तो इसके बीच में जो गैप होगा, इंटरवल होगा, कैसा होना चाहिए, इक्वली स्पेस्ड, है ना। इस बात का एक रिसर्चर को बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, सो टू अवॉइड कंफाउंडिंग और एक्सट्रीनियस टेम्पोरल फैक्टर्स, जिससे क्या होगा कि आप आसानी से जो भ्रम पैदा करने वाले बाह्य चर है ना, जो कि बीच में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन चीजों को आप दूर, उन सबसे आप दूर रह सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। तो किस चीज का ध्यान रखेंगे आप कि इनके बीच में जो गैप है, टाइम इंटरवल है, बिल्कुल एक सा हो, तो मेजर्स के बीच में। ठीक है, मिनिमम 3 मेजरमेंट और असेसमेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बिफोर एज वेल एज आफ्टर द ट्रीटमेंट, है ना। तो जैसे कि आप कोई स्टडी कर रहे हैं और आज में आपने कितने लिए हुए मेजरमेंट, 3 लिए हुए हैं, है ना। बिफोर मतलब उपचार देने से पहले 3 बार मेजर किया आपने, उपचार देने के बाद भी 3 बार मेजर किया। तो इसका अगर अपन देखें जो डिजाइन बनेगी, क्या हो जाएगी यहाँ पर, O1 O2 O3 O4। यहाँ पे 3 या 4 आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 बार आपने क्या किया, ट्रीटमेंट देने से पहले 4 बार आपने उस स्वतंत्र आश्रित चर को मापन किया, फिर आपने ट्रीटमेंट दिया फिक्स टाइम का, 1 मंथ का, 62 मंथ्स का, जो भी आप देना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपने फिर इक्वल टाइम इंटरवल में आपने O5 O6 O7 और O8 ना, ये 4 आपने आप इसके बाद भी मापन किया। यहाँ पर जो O है वो क्या है, यहाँ पर O यहाँ पर है जो आपने 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, 8 तक लिया हुआ है मेजरमेंट। ठीक है ना, आप जब बार बार मेजर कर रहे हैं,
और एक्स क्या है, ये आपका ट्रीटमेंट। ठीक समझ में आ रही बात? एक्स क्या है, उपचार है आपका, वो है आपका जो आप मापन कर रहे हैं, उपकरण लगा के जो मापन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर वॉन्ट्स टू स्टडी द ट्रेड ऑफ इफेक्ट ऑफ योगा ऑन वेट। क्या चीज देख रहा है वो? इफेक्ट ऑफ योगा ऑन वेट ऑफ फीमेल ऑफ 20 ईयर ओल्ड, है ना। ये स्टडी वो करना चाह रहा है, ठीक है। रिसर्चर वांट टू स्टडी द ट्रेंड ऑफ इफेक्ट ऑफ योगा ऑन वेट ऑफ फीमेल। और कितने साल की है फीमेल? सारी की सारी 20 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल, यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए पहले ये समझ लें कि उसने अलग अलग तरीके से इनको मेजर किया। सबसे पहले उसने, रिसर्चर ने एक सैंपल लिया, न्यायाधर्श लिया 50 फीमेल का, है ना, जो कि किसी भी एक फील्ड योगा सेंटर में उपलब्ध थी, ठीक है ना। योगा सेंटर को उसने रैंडमली सिलेक्ट किया कि किस योगा सेंटर में करना है। मान लीजिए यहाँ पर उसने भोपाल का एक योगा सेंटर था, उसमें सिलेक्ट, उसमें कितनी लड़कियां मिली उसको? 50 लड़कियां थी। और सबकी एज कितनी रखी उसने? मेजर देयर वेट एट इंटरवल ऑफ 20 डेज, है ना। एज भी फिक्स है, 20 ईयर्स ऑफ एज। और उसका जो, उनका जो वेट मापन किया गया 30 दिन के अंतर से 4 बार मापा गया, ठीक है, इक्वली डिवाइड करके कि 5-5 दिन बाद। द रिसर्चर मेजर द वेट ऑफ ईच सब्जेक्ट 4 टाइम्स बिफोर द ट्रीटमेंट ऑफ योगा। मतलब उपचार देने से पहले उसने 4 बार उसका 20 दिन के अंदर में बराबर अंतराल से 4 बार मापा, उसका मेजरमेंट किया, ठीक है। जब उसका 4 बार मेजरमेंट हो गया उनके वेट का 30 दिन के अंदर, नाउ ईच सब्जेक्ट प्रैक्टिस योगा once a day for 1 hour and continue for a period of 60 days। अब उन्होंने उन्हीं 50 लड़कियों को फिक्स्ड योगा एक्सरसाइजेस जो थी वही लगातार रोज 1 घंटा, और कितने दिन तक? 60 दिन तक लगातार, 2 महीने लगातार उनको ट्रीटमेंट दिया, ठीक है। जब ट्रीटमेंट पूरा हो गया, एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट द वेट ऑफ ईच सब्जेक्ट वाज मेजर, ठीक है। तो यहाँ पे उनका वेट मेजर कर लिया। इसके पश्चात अगेन द वेट इज मेजर 3 more times एट एन इंटरवल ऑफ 20 डेज, है ना। आफ्टर 5 डेज, फिर 5 डेज, 5 डेज, ऐसे 20 डेज में 3 बार और उसने मेजर किया। So the weight of each subject was measured 4 times before the treatment and 4 times after the treatment। मतलब 4 बार उसने उपचार देने से पहले और 4 बार उपचार देने के पश्चात उसने उनका सबका वेट मेजर किया। The sample size across the study must be the same। ये इंपॉर्टेंट चीज में जो रिसर्चर उसको ध्यान रखना है। 50 लड़कियां अगर उसने लिया है, फीमेल लिए हैं, तो 50 ही फीमेल थी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और साथ ही साथ यहाँ पर एंड ओनली डाटा ऑफ दो सब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड फॉर एनालिसिस दैट वर प्रेजेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंटेशन। पूरे दिन कंटिन्यूअसली 20 डेज ट्रीटमेंट से पहले, 60 डेज ट्रीटमेंट, फिर 20 डेज, तो इन सारे टाइम वो जो फीमेल प्रेजेंट थी उन्हीं को एज ए सैंपल कंसिडर किया, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है? एप्लीकेशन अगर आप देखिए, टाइम सीरीज का सबसे बड़ा एप्लीकेशन यही है कि यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हैं ट्रेंड को आसानी से आप देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं उसका क्या इफेक्ट हो रहा है ना। तो इसके आधार पर हम फोरकास्ट फ्यूचर के लिए कर सकते हैं ट्रेंड के आधार पर, एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न को हम आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर इसको यूज किया जा सकता है, लाइक एस फाइनेंस, मेट्रोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी यहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं। दिस डिजाइन में भी कंसिडर एन एक्सटेंशन ऑफ सिंगल ग्रुप प्री-टेस्ट पोस्टर डिजाइन, है ना। इस डिजाइन को, जो टाइम सीरीज डिजाइन, इस डिजाइन को हम और क्या कह सकते हैं? सिंगल ग्रुप प्री-टेस्ट पोस्टर। ग्रुप एक ही है, हमने पहले प्री टेस्ट किया, फिर पोस्ट टेस्ट किया, प्री टेस्ट किया, फिर ट्रीटमेंट किया, फिर पोस्ट टेस्ट किया। पर अंतर क्या है कि हमने प्री टेस्ट करने के बाद लगातार हमने प्री टेस्ट 4 बार किया, फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर उसके बाद फिर 4 बार पोस्ट टेस्ट किया, ठीक है ना। मल्टीपल प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट दैट नेचुरली एक्टेड एज ए सूडो कंट्रोल कंडीशन। ये यहाँ पर हमको इसका बेनिफिट मिलता है। कैसा काम करने लगता है? सूडो कंट्रोल किया बहुत सारी कंडीशंस को, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द maturational trends occur the data and confounding effect of the extraneous variable। तो यहाँ पर
जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स है, जो मध्यस्थ चर है, जो बाह्य चर है, उन चरों का जो भ्रमात्मक चर है उनका जो उत्पाद है उसको काफी हद तक कंट्रोल किया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? आइए इसके बाद हम देखते हैं इसमें internal and external validity of time series design. It is not valid against internal validity criteria, है ना? हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, और आप रिपीट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम किया, सेकंड टाइम किया, उसका इफेक्ट रह रहा है। साथ ही साथ हो सकता है कि जो फीमेल वहां पे योगा करने आ रही है, जो एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, वो घर पे भी करती हूँ पहले से कुछ, है ना, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो हिस्ट्री, और साथ ही साथ यहाँ पर अगेंस्ट द क्राइटेरियन ऑफ मैचुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए यहाँ पर ये वैलिड नहीं होता। टेस्टिंग भी, टेस्टिंग एंड रेगुलेशन, सिलेक्शन, मॉर्टेलिटी एंड इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड मॉर्टेलिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी क्राइटेरियन हिस्ट्री तो वैलिड है, बट वैलिड अगेंस्ट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड नहीं हो पा रहा है, परंतु वैलिड अगेंस्ट द क्राइटेरियन ऑफ मैचुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एज सबकी सेम है, सेम हम टूल्स यूज कर रहे हैं, टेस्टिंग भी सेम है। रिग्रेशन का, क्योंकि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो रिग्रेशन का इफेक्ट खत्म हो रहा है। और साथ ही साथ हमने ऐसे स्टूडेंट्स लिए जो कि जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक एक्सपेरिमेंटेशन में रहे, है ना, इसलिए मोटिलिटी भी यहाँ पे जीरो है। और इंटरेक्शन भी देखिए, सिलेक्शन एंड मोटिलिटी का भी यहाँ पर वैलिड होता है। ठीक, अब इसके बाद बात आती है डाटा एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज डिजाइन। आप डाटा एनालिसिस कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द ट्रेंड एनालिसिस, एनालाइज द डाटा एंड आ ग्राफ में आल्सो बी प्लॉटेड फॉर स्टडीइंग द ट्रेंड। तो ट्रेंड को देखने के लिए आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, ट्रेंड क्या बन रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो भी आप डाटा है उसको एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस को यूज करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन। इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन एक्चुअली क्या होती है? इट इज अ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसको अपन क्या कहते हैं सीधे सीधे? क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहते हैं, वेयर द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन ऑफ administered several times and it is taken away several times। तो यहाँ पर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बार बार ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिर मेजर कर रहे हैं, फिर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेजर दे रहे हैं, और एक बार हमने क्या किया, ट्रीटमेंट नहीं दिया, फिर मेजर किया, फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर मेजर किया, ट्रीटमेंट नहीं दिया, फिर मेजर किया। तो इस तरह से क्या है, इसको हम कह सकते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होती है। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल एसेस आफ्टर ईच टाइम पीरियड वेयर द ट्रीटमेंट टेकन अवे और विथड्रॉन, ना, ये चीज समझ में आ रही बात? यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम उसका मेजरमेंट मापन कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जब हमने ट्रीटमेंट दिया तब भी कर रहे हैं, फिर हम तब भी उसका मेजर करें, एक टाइम पीरियड के लिए हमने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, फिर उसके बाद मेजर किया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दिस डिजाइन इज वेरी यूजफुल where the effect of experimental variable is anticipated to be transient or reversible in character, है ना। ये इस तरह की डिजाइन कहाँ बहुत ज्यादा उपयोगी होती है? जब हमको लग रहा है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल है वो रिवर्सिबल करेक्टर का है, तो वहां पर हम उसको एक बार ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिर मेजर किया, फिर हमने ट्रीटमेंट को हटा दिया, फिर मेजर कर रहे हैं, तो उसमें आसानी से समझ में बात आ जाती है। ऐसी स्थिति में आप देखें इसका लेआउट कैसा होगा, टाइम इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन का। यहाँ पे जैसे यह आपको समझ में आ रहा होगा, लिखा हुआ O1 X1 O2 X0 O3, फिर X1 O4 X0 O5 X1 O6 X0 O7, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर समझ रहे, यहाँ पर जो आप O है, O क्या है यहाँ पर? रिप्रेजेंट द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। परंतु यहाँ पर x जो है वो क्या कर रहा है, ये x1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट, और x0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर आप विड्रॉल कर रहे हैं, विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है? ओ क्या है यहाँ पर? मेजरमेंट है। x1 क्या हो गया? आपका ट्रीटमेंट जब हम दे रहे हैं, और x0 जब हम शो कर रहे हैं, ये बता रहा है यहाँ पर हमने जो ट्रीटमेंट है उसको विड्रॉ, उसको हटा दिया, ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट हटा दिया। और वो मतलब यहाँ पे मेजरमेंट किया आपने, पहली बार हमने ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया,
फिर उसका हमने मापन किया, फिर ट्रीटमेंट को हटा दिया, फिर हमने उसका मापन किया, फिर ट्रीटमेंट को दिया, है ना। फिर हमने उसका मापन किया, फिर ट्रीटमेंट को हटाने के बाद किया मापन, फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर उसका मापन किया, फिर ट्रीटमेंट हटा दिया, फिर उसका मापन किया, फिर ट्रीटमेंट यहाँ आपने दिया और फिर उसका मापन किया, फिर ट्रीटमेंट हटाया, फिर दोबारा आपने मापन किया। तो ये पूरा ले आउट इस तरह से हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल कंडीशंस आर नॉर्मली ऑल्टरनेटेड रैंडमली। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल मतलब जब चार दे रहे हैं और जब हम नियंत्रित चार नहीं दे रहे हैं, दोनों कंडीशन कैसी है? ऑल्टरनेट यूज कर रहे हैं, एक के बाद एक, परंतु रैंडमली, देन सिग्निफिकेंटली, सिस्टमेटिकली कर रहे हैं। ठीक है, gain or change induced by the experimental conditions are compared with those induced by the control condition, है ना। तो जब 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 हमने जो स्कोर आ रहा है, जब हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जब हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, तब हमारा क्या स्कोर आ रहा है, उसको कंपेयर आप कर सकते हैं आसानी से, और उससे आप प्रभाव का देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ योगा ऑन स्ट्रेस ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई सीबीएसई स्कूल ऑफ इटारसी मध्य प्रदेश। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्कूल लिया हुआ है, इसमें आपने मान लीजिए रिसर्चर ने क्या किया, सिलेक्ट एक स्कूल को रैंडमली, इटारसी से उसने एक स्कूल को रैंडमली सिलेक्ट किया। ठीक है, और फिर उसने क्या किया, कैन टेक्स ऑल अवेलेबल स्टूडेंट्स फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, ना 9th क्लास के जितने भी अवेलेबल स्टूडेंट्स हैं उनको उसने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। और सबसे पहला काम क्या किया, स्ट्रेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज असेस्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेस स्केल। स्ट्रेस स्केल को यूज करके उसने उनका स्ट्रेस को लेवल को मेजर किया। अब स्ट्रेस लेवल को पहली बार मेजर किया तो ये क्या हो गया आपका O1। ठीक, फिर रिसर्चर डेमोन्स्ट्रेट अ फ्यू एक्सरसाइजेस ऑफ योगा, कुछ उसने योगा की एक्सरसाइजेस है, फिक्स एक्सरसाइजेस उसको वहां पर उसने दिखाया, और आस्क स्टूडेंट टू डू द योगा फॉर 15 डेज। सेम एक्सरसाइज उनको करने के लिए कितने दिन के लिए कहा, 15 दिन के लिए। ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 30 मिनट्स पर डे, रोज 30 मिनट्स उनको करना है। ठीक है, 30 मिनट करेंगे और लगातार कितने दिन तक, 15 दिन तक। ठीक है, अब 15 दिन के बाद at the end of 15 days, the same stress scale is administered again on all the students. ठीक है, and now is labeled as O2। ये आपने क्या किया, ट्रीटमेंट देने के बाद आपने उनका फिर मेजरमेंट किया। द ट्रीटमेंट ऑफ योगा इज विथड्रॉन। अब इसके बाद आपने क्या किया, जो योगा का ट्रीटमेंट था उसको विथड्रॉ कर लिया फॉर 15 डेज, एंड आफ्टर द end of the 15 days, the same stress scale is administered on all the subjects of the group, and it is labeled as O3, है ना। Now ask the students again, ना जब मेजरमेंट कंप्लीट हो गया O3, उसके बाद आपने स्टूडेंट्स कहा कि आप फिर से योगा करेंगे फॉर 15 डेज। ठीक है, 15 दिन तक लगातार वो योगा उन्होंने किया। फिर आपने फिर उसको टेस्ट किया और उसको क्या लेवल किया, आपने O4। ठीक है, नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ योगा इज अगेन विथड्रॉ, फिर से आपने विथड्रॉल किया, उसको हटा दिया ट्रीटमेंट को 15 दिन के लिए, और 15 दिन के बाद फिर आपने उसको फिर स्ट्रेस लेवल को एडमिनिस्टर किया, उनको मापा, और उसको आपने फिर क्या लेवल दिया, ऑल द स्कोर ऑफ द ग्रुप, और उसको नाम दिया आपने O5, है ना। Thus the assessment of the treatment is withdrawal of the treatment along with the assessment of the dependent variable continue till the same the experiment comes to an end। जब तक पूरा आपका एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं। समझ में आ रही बात? आपने आपने पहले क्या किया कि आपने एक स्कूल को आपने रैंडमली सिलेक्ट किया, परंतु उस स्कूल के जो 9th क्लास के जितने स्टूडेंट्स है, सारे स्टूडेंट्स को आपने एक्सपेरिमेंट के लिए ले लिया। ठीक है, और फिर उनको आपने क्या किया, सबसे पहले स्ट्रेस स्केल को एडमिनिस्ट्रेट किया, प्रशासित किया, फिर आपने उस प्रशासन करने के पश्चात आपने उनको ट्रीटमेंट दिया, योगा का फिक्स आपने एक्सरसाइजेज उनको बताई, सिखाई, और आपने कहा कि आप इनको रोज 30 मिनट तक करेंगे और लगातार 15 दिन तक। फिर 15 दिन के बाद आपने क्या किया, फिर मेजर किया, सेम स्ट्रेस स्केल को मेजर किया, फिर अगेन आपने विड्रॉ कर लिया, उसको मेजर करने के बाद विड्रॉ कर लिया 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद फिर आपने स्ट्रेस स्केल को एडमिनिस्ट्रेट किया, प्रशासित किया, फिर उनका फिर से उनको 15 डेज के लिए आपने
प्रैक्टिस कराई योगा की, है ना। तो इस तरह से कंटिन्यूएशन में आप इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। तो और उसके बाद आपके पास इतने सारे आपके पास मेजरमेंट आपके टाइम स्लॉट में आपके पास डेटा इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। ठीक है ना, उनको आप आसानी से कंपेयर कर पाते हो। चलिए आप बात करते हैं इसकी इंटरनल वैलिडिटी कैसे होती है, इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन। इट इज वैलिड अगेंस्ट द क्राइटेरियन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैचुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंस्ट्रूमेंटेशन के और रिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है यहाँ पर, ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि यहाँ पर हमने जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो सारे के सारे कैसे हैं, आपके सेम क्लास के, सेम एज ग्रुप के हैं, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर आप जो टेस्ट दे रहे हैं सेम टेस्ट आपको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। वो आप टेस्ट बदल नहीं रहे, जो टेस्ट फर्स्ट टाइम यूज किया था आप लास्ट टाइम भी वही आपने स्ट्रेस स्केल को यूज किया। साथ ही साथ आपने उनका जो बीच में गैप है, टाइम इंटरवल है, बिल्कुल आपने इक्वल रखा, ठीक है। ट्रीटमेंट का टाइम भी आपने इक्वल रखा, विड्रॉल का टाइम भी आपने इक्वल रखा। इसलिए यहाँ पर हिस्ट्री है, मैचुरेशन है, टेस्ट आप एक ही यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन भी एक ही है, तो रिग्रेशन का भी इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है, ठीक है। सिलेक्शन एंड मोर्टेलिटी भी यहाँ पे कम, क्योंकि इसमें जो बच्चा शुरू से लेके आखिर तक अटेंड कर रहा है एक्सपेरिमेंट को, उसी को एज ए सैंपल आप कंसीडर करते हैं। एंड इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड मैचुरेशन आल्सो वैलिड, है ना। यहाँ पर इसके लिए भी ये वैध होता है, ठीक है। एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन देखिए, इट इज नॉट वैलिड अगेंस्ट एक्सटर्नल क्राइटेरियन ऑफ रिएक्टिव अरेंजमेंट एंड मल्टीपल ट्रीटमेंट इंटरफेरेंस। क्यों नहीं वैलिड होता है यहाँ पर, वैध क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों को सेम चीज दे रहे हैं, ठीक है। आपने 15 दिन आपने योगा कराया, फिर 15 दिन नहीं करा रहे, फिर 15 दिन कराया, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जो कि घर पे करते हो या पहले से करते चले आ रहे हो, उनको बनता हो, तो इसका इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ, ठीक है ना। और इसलिए यहाँ पर इस चीज का कंट्रोल कर पाना संभव नहीं हो पाता, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। आप टाइम सीरीज डाटा एनालिसिस आप कैसे करेंगे इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन का? द डाटा कैन बी एनालाइज थ्रू नेस्टेड डिजाइन ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, नेस्टेड डिजाइन ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के द्वारा आप कर सकते हो, ठीक है। ओकेजन विद इन द ट्रीटमेंट आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। इस एनालिसिस के थ्रू आसानी से हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। कितनी बात समझ में आ रही है? आइए अब आगे हम स्टडी करते हैं नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। दिस डिजाइन कैन बी स्ट्रक्चर्ड विद वन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड वन कंट्रोल ग्रुप, है ना। यहाँ पर यहाँ पे आप सिंगल ग्रुप डिजाइन नहीं है, ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी देखी डिजाइन आपकी द इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिजाइन तक वह सिंगल ग्रुप डिजाइन था, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट सिंगल ग्रुप डिजाइन। परंतु नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन में क्या होता है, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है। नियंत्रित समूह भी है और एक प्रयोगात्मक समूह है। उस आधार पर इसका लेआउट क्या हो जाता है, इसका लेआउट हो जाता है OXO, है ना। ये किसका हो गया आपका, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का। O एंड O कैसा है, ये कंट्रोल ग्रुप का। O रिप्रेजेंट कर रहा है असेसमेंट और X है ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट हम किसको दे रहे हैं यहाँ पर, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दे रहे हैं, ठीक है। इसी चीज को और अच्छे से समझेंगे आप, ये जो एक एग्जांपल के थ्रू आप कंपेयर कर रहे हैं कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड एंड लेक्चर मेथड ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट इन केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ ग्वालियर, ठीक है। आपने ग्वालियर के 9th क्लास के सरकारी स्कूलों के बच्चों का आप केमिस्ट्री में अचीवमेंट देख रहे हैं। जब हम उनको कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड से पढ़ा रहे हैं तो कैसा होता है, जब हम एक ट्रेडिशनल मेथड से या लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि से पढ़ रहे हैं तो क्या हो, ठीक है। इसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पर आपने शो करता है the researcher selects two selection sections of class 9 studying in one randomly selected government school of quality। ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है कि रिसर्चर ने क्या किया, यहाँ पर रिसर्चर ने सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल है उन स्कूलों की लिस्ट में से रैंडमली एक गवर्नमेंट स्कूल को सेलेक्ट किया गया। फिर उसी स्कूल के 9th क्लास के 2 सेक्शंस को उसने ले लिया, एक सेक्शन को बना लिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक सेक्शन को उसने अलॉट कर दिया
कंट्रोल ग्रुप, ठीक है ना। तो बोथ द ग्रुप्स आर pre-tested by administering an achievement in chemistry test developed by the researcher। ना सेल्फ मेड टेस्ट जो था, जो स्वतः ही निर्मित किया गया था और स्टैंडर्डाइज टेस्ट था रिसर्चर के द्वारा, उसको वहां पर प्री टेस्ट के रूप में वहां पर अप्लाई किया, ठीक है, केमिस्ट्री के अचीवमेंट देखने। उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे रिसर्चर ने रैंडमली असाइन ट्रीटमेंट जो था, सिलेक्टेड वन ग्रुप रैंडमली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, एंड टीचर्स थ्री टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री बाय यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। उधर कोई भी तीन टॉपिक केमिस्ट्री के लिए 9th क्लास के सिलेबस में से, और उनको उसने कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड विधि के द्वारा उसने उसको पढ़ाया फॉर 1 मंथ, 1 महीने का उपचार दिया। और कंट्रोल ग्रुप को उन्होंने सेम 3 टॉपिक्स को उसने लेक्चर मेथड के थ्रू ट्रीटमेंट दिया फॉर 1 मंथ। ठीक, इतनी बात स्पष्ट आ रही है। दोनों समूह अलग अलग हो गए, दोनों समूहों को उसने अलग अलग तरीके से 1 महीने का उपचार दिया। टॉपिक सेम है केमिस्ट्री के, टीचर भी सेम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एट द एंड ऑफ 1 मंथ the same achievement in chemistry test which was administered at the pre-test stage is administered on both the groups at the end of the treatment is called post-test। जो प्री टेस्ट के रूप में यूज किया था टेस्ट, उसी को 1 महीने के बाद फिर से पोस्ट टेस्ट के रूप में प्रशासित किया गया और उनके स्कोर को दिया गया। इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान देने वाली बात, क्योंकि यहाँ पे स्कूल जो सिलेक्ट या स्कूल सिलेक्टेड आर सिलेक्टेड रैंडमली, बट सेक्शंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टेकन एज इट इज, है ना, जैसे थे बच्चे उनको एज इट इज दे दिया। ऑल द ग्रुप्स आर प्री टेस्टेड बाय यूजिंग द सेम टूल and by the same teacher। Similarly, at the end of the treatment, both the groups tested using the same tool which was used in the beginning। इतनी बात समझ में आ रही है। टूल जो एक पहले में यूज किया गया था, उसी टूल को उन्होंने प्री टेस्ट के रूप में भी यूज किया, उसी टूल को पोस्ट टेस्ट के रूप में भी यही यूज किया। और जिस टीचर ने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को पढ़ाया, उसी टीचर ने कंट्रोल ग्रुप को भी पढ़ाया। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इस देखते हैं इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करते हैं। यहां पर भी इंटरनल वैलिडिटी है नॉट इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन की, कैसे इट इज वैलिड अगेंस्ट द क्राइटेरियन ऑफ हिस्ट्री, मैचुरेशन, टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिलेक्शन एंड मॉडलिटी। ठीक है, इतने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर इसलिए यहाँ पे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैचुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्टिंग क्यों वैलिड है यहाँ पर, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो सेम एज ग्रुप के हैं, सेम क्लास है, ठीक है, और जो स्कूल है वो रैंडमली लिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम उनको उनका टेस्ट ले रहे हैं, यहाँ पे प्री टेस्ट दिया, फिर आपने पोस्ट टेस्ट लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैचुरेशन की बात आती है, जैसे ये सब चीजें यहाँ पर काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है, वैलिड है, नॉट इलीगल, बट नॉट वैलिड अगेंस्ट क्राइटेरियन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड मैचुरेशन। जब सिलेक्शन और मैचुरेशन के इंटरेक्शन को हम देखते हैं वैलिडिटी में, तो वहां पर ये वैलिड नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर वो सब क्यों होता है कि जो हमने प्री टेस्ट किया था, तो अगर बच्चा उस समय अवेयर हो, कहते हैं कुछ बच्चे, तो उनको वो टेस्ट काफी हद तक याद होता है, और पोस्ट टेस्ट में भी उनको हेल्प मिल जाती है इसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है पूरी तरह से ट्रीटमेंट का इफेक्ट ना होकर वो प्रीवियस नॉलेज का इफेक्ट जुड़ जाता है उसमें, ठीक है, इसलिए वैलिड होने की संभावना थोड़ी ज्यादा कम हो जाती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल डिजाइन है, इट इज नॉट वैलिड अगेंस्ट द क्राइटेरियन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। जो टेस्टिंग करें, जो ट्रीटमेंट करें, उसके अनुसार वही बात कि हाँ, टेस्ट हम सेम यूज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट के बाद बच्चे पर जो मैचुरेशन लेवल भी बढ़ जाते हैं, यहाँ पर फर्क पड़ सकता है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी यहाँ पर नहीं कंट्रोल। अब इस तरह की जो शोध होती है उसको आप कैसे डाटा एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ डाटा ऑफ नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल टू डिजाइन ई टेस्ट और वन वे एनोवा एंड वन वे एनोवा बाय टेकिंग प्री टेस्ट एज ए कोवेरी, है ना। यदि या तो आप सीधे सीधे आप टी टेस्ट लगा के भी टेस्ट कर सकते हैं, मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस देख सकते हैं, या वन वे एनोवा लगा के आप मीन दोनों ग्रुप के मीन के सिग्निफिकेंट डिफरेंस को देख सकते हैं, या फिर आप एनकोवा अगर लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्री टेस्ट को आप कैसे कर देंगे, आप उसको एज ए कोवेरिएट
को वेरिएट ले लेंगे और फिर इसको आप एंटोवा लगा के भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इन विधियों का भी आसानी से यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो ये डिजाइन क्या कहलाती है आपकी? ये डिजाइन जो आती है नॉन इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप जो है जरूरी नहीं है दोनों ग्रुप सेक्शंस में एक ही नंबर, एक समान नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो। नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, है ना? तो मैं सोचती हूँ कि आपको क्वासी एक्सपेरिमेंट डिजाइन क्या होती है अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इस वीडियो को पूरा देखने के पश्चात आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।